Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. This video is going to be the revision video of chapter 5 एंड आपको पता है कि चैप्टर 5 मैंने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपकी बुक में दी गई है। तो सबसे पहले है फूड साइंस। फूड साइंस क्या होता है? इट इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, beginning with harvesting or slaughtering and ending with cooking and consumption। जो हमारा फूड साइंस है ये क्या होता है? ये एक बहुत ही ब्रॉड डिसिप्लिन है, बहुत ही व्यापक विषय है। इसमें जब फसल कटती है या पशुवध होता है, पशुवध उन लोगों के लिए है जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो फसल कटने या पशुवध से लेके जब तक हम भोजन को खा नहीं लेते तब तक जो भी प्रोसेस होता है फूड में, उन सब का अध्ययन किया जाता है कि कैसे फसल कटी, फिर कैसे वो मील तक गई, वो फूड में कन्वर्ट हुई, फिर वो दुकानों तक पहुंची, फिर ग्राहकों तक पहुंची, ग्राहकों ने उसे कैसे रखा, घर में कैसे यूज़ किया, फिर उससे क्या प्रोडक्ट बनाया, मतलब क्या दूसरी चीज़ बनाई, क्या खाना बनाया और उसको कैसे खाया। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ फूड साइंस के अंदर आती है। आपको पता है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें कई बार हमारा जो फूड होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो फूड को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन फूड साइंस में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग। इट इज़ द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देखो ये एक मेथड है या टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यानी कि रॉ इंग्रेडिएंट्स को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि आपने मान लो गन्ना लिया, ठीक है, शुगर केन लिया और उससे क्या बना दी, चीनी बना दी, तो ये क्या हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, आम आपको मिला, आम क्या है, रॉ इंग्रेडिएंट है, रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, आपने इसका क्या बना दिया, अचार बना दिया, तो ये क्या हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। मतलब फूड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से या किसी भी कच्चे माल से हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे आलू से हमने पापड़ बना दिया, तो क्या हो गया, आलू हमारा रॉ मटेरियल था यानी कि कच्चा माल था, उसका हमने क्या बना दिया, पापड़ बना दिया, तो ये फूड प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ईदर प्लांट्स एंड और एनिमल सोर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अट्रैक्टिव, मार्केटेबल एंड ऑफन लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट्स। अब देखो जो फूड प्रोसेसिंग होती है इसमें अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स आपको प्लांट्स से मिले हों चाहे एनिमल्स से मिले हों, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अगर रॉ मटेरियल ख़राब होंगे तो आपका जो फाइनल गुड बनेगा, फाइनल फूड प्रोडक्ट बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब है फूड टेक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी गिव्स in-depth knowledge of science and technology and develops skills for selection, storage, preservation, processing, packaging, distribution of safe, nutritious, wholesome, desirable as well as affordable, convenient foods। जो हमारी फूड टेक्नोलॉजी है ये हमें एकदम अच्छी नॉलेज देती है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे हम खाने को अच्छे से पैक कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं, खाने को स्टोर कर सकते हैं और उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण अच्छे से कर सकते हैं, और लोगों में वो जो फूड है उसको हम अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, सेफ़ फूड पहुंचा सकते हैं, न्यूट्रिशियस यानी कि जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हों, ऐसा फूड हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये फूड हम लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकते हैं। Another significant aspect of food technology is to save and utilize all the food produced। और एक खाद्य प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है
कि ये हमें बताता है कि कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना है और कैसे खाद्य पदार्थों का उचित प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है फूड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. फूड मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम. आपको पता है कि लोगों की पसंद बदल रही है, लोगों की जो मांगे हैं वो अलग अलग हैं, और इस समय जो हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, लोगों की मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही भारी मात्रा में फूड प्रोडक्शन हो रहा है. और जो हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो वर्तमान समय की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट हुई है. Change in lifestyle, increasing mobility, and globalization have increased the demands for various types of products, making the research for newer technology necessary. लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, उनका जीवन जीने का तरीका बदला है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग देशों के खान पान को देख रहे हैं. ठीक है, और इसकी वजह से फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, फूड में वैरायटी बढ़ती जा रही है ना. लोग वैरायटी की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग वैरायटी के फूड चाहिए, और इसी वजह से ये जो हमारी फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है. जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मेथड लाए जाएं, टेक्निक्स लाई जाएं, जिससे लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके. ठीक है, सेकेंड है फूड फोर्टिफिकेशन इज डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट दैट इज लेकिंग इन द फूड स्टफ्स और condiments to ensure that minimum dietary requirements are met. Some examples are iodized salt, folic acid added to flour, vitamin A added to oil, fats. देखो, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि खाने में जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ मिला दिया जाता है और फूड की गुणवत्ता को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है. जैसे नमक के पैकेट पे आपने देखा होगा लिखा है होता है आयोडाइज्ड नमक, यानी कि आयोडीन युक्त नमक. इसका मतलब उस नमक में ऊपर से आयोडीन मिलाया गया है. ठीक है, ताकि नमक की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाया जा सके, है ना, ताकि नमक में जो आयोडीन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और लोगों को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल पाए. तो उसी तरह फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि फूड में कुछ न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, जिससे फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, और फिर लोगों का जो भी ज़रूरत होता है वो उसके माध्यम से पूरा हो जाता है. ठीक, थर्ड है इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज एंड कंसर्न अबाउट वेलनेस हैज़ मेड इट नेसेसरी फॉर साइंटिस्ट to alter the nutrient content of foods. For example, reducing the calorie content of processed food in several ways, such as using artificial sweeteners. देखो, आजकल कुछ रोग हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, और लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता भी है, लोग अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं. तो इस स्थिति में साइंटिस्ट के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो क्या करें, खाने में से कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दें. जैसे अगर देखो किसी खाने में कैलोरी बहुत ज़्यादा है और एक डायबिटीज़ का पेशेंट उस खाने को खाता है, तो ये खाना उसके लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा. तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, उस फूड में से कैलोरी की मात्रा को कम कर सकते हैं. और आपको पता है कि कैलोरी कम होगी तो खाने की मिठास भी कम होगी. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करके उसकी मिठास को बढ़ाया भी जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है. अगर फूड टेक्नोलॉजी ना रहेगी, फूड प्रोसेसिंग ना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी. ठीक है, तो इसी वजह से फूड
टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के समय में। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट फूड हैव चेंज्ड। अब लोगों का जो नज़रिया है फूड के लिए वो भी बदल गया है। द डिमांड फॉर फूड free of chemicals, pesticides, and preservatives, yet having a longer shelf life and retaining their natural flavor and appearance is rapidly increasing. लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब लोग देखो फ्रेश फूड खाना चाहते हैं, वो ऐसा फूड नहीं खाना चाहते जिसमें केमिकल हो, जिसमें पेस्टिसाइड्स हों। वो ऐसा फूड खाना चाहते हैं जो केमिकल फ्री हो और जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो। शेल्फ लाइफ यानी कि जो लंबे समय तक टिक पाएँ, ऐसे फूड को लोग खाना चाहते हैं, लोग ख़रीदना चाहते हैं। और लोग ये भी चाहते हैं कि फूड का जो नेचुरल फ्लेवर है वो बना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो की है। ठीक है, अगर आपको फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, फूड के केमिकल्स को हटाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। सो यहाँ पे ये लिखा है, ऑल दिस हैज़ इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी as a discipline and there is a huge demand for food technologist। जब फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग की मांग बढ़ी तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट की भी मांग बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो काम है, फूड टेक्नोलॉजी का काम है, फूड प्रोसेसिंग का काम है, ये करेगा कौन? फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही तो करेंगे। जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी रहेगी वही तो ये काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप हिस्ट्री देखोगे कि कैसे धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। In 1810, development of the canning process by Nicholas Appert was a decisive event. Canning had a major impact of food preservation techniques. 1810 में जो हमारे निकोलस एपरट थे, इन्होंने क्या किया, भोजन को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया का विकास किया और ये बहुत ही ज़्यादा निर्णायक घटना थी। इसके बाद जो है भोजन को डिब्बों में बंद किया जाने लगा और इससे भोजन क्या था, गिरने की समस्या उसकी कम हुई, भोजन के खराब होने की समस्या भी कम हुई। उसके बाद लुई पास्चर्स रिसर्च इन 1864 on spoilage of wine and his description of how to avoid spoilage was an early attempt to put food technology on a scientific basis। इसके बाद लुई पास्चर ने 1864 में ये बताया कि वाइन कैसे ख़राब होती है और कैसे हम उसको ख़राब होने से रोक सकते हैं। और उन्होंने ये जो रिसर्च की थी ये भी फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही अच्छी रिसर्च थी। इसने भी फूड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। He developed pasteurization, the process of treating milk to destroy disease producing organism। उन्होंने पास्चुराइजेशन यानी कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे हम क्या करते हैं, दूध में जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और कैसे दूध को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इन द 20th सेंचुरी वर्ल्ड वॉर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड द राइजिंग डिमांड ऑफ वेरिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब 20th सेंचुरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लोग स्पेस में भी जाने लगे और लोगों में फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी। लोगों में क्या था, फूड की डिमांड बढ़ रही थी और लोग डिफरेंट टाइप के फूड की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से फूड टेक्नोलॉजी में भी एक विकास आया। उसके बाद है फूड प्रेफरेंस एंड चॉइसेस चेंज्ड एंड पीपल स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर डाइट फूड आइटम्स प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज। अब लोगों की खाने के संबंधी जो भी चॉइसेस थी वो भी चेंज हो रही थी। अब लोग एक कंट्री के होके भी दूसरे कंट्री के फूड को अपना रहे थे। लोग अलग अलग कंट्री में जा रहे थे, वहाँ के खाने को अपना रहे थे। अब जो मौसमी फल थे, मौसमी खाद्य पदार्थ थे, उनकी डिमांड पूरे साल रहने लगी। जैसे पहले क्या होता था कि आप एक फूड को उसी मौसम में खा सकते हो जिस मौसम में वो पैदा होता है, लेकिन अब
फूड टेक्नोलॉजी का यूज़ होने के साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे ग्रो की, उसके साथ साथ अब हम कोई भी खाने को पूरे साल खा सकते हैं। अगर आपको आम खाना है तो आप पूरे साल आम खा सकते हैं, आपको उसके लिए गर्मी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, लोगों में डिमांड बढ़ रही थी और फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि लोगों को सेफ़ और फ्रेश फूड दिया जाए, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हुई। उसके बाद है, in the 21st century, food technologists are challenged to produce foods suitable for health and other changing needs of consumer. अब 21st century आते आते जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे उनके सामने एक चैलेंज आया कि वो कैसे कंज्यूमर्स की ज़रूरत को पूरा कर सके, कैसे उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग फील्ड हैज़ बीन हेल्पफुल in improving food security and has opened avenue for employment at all levels. अब जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, यानी कि जो हमारे विकासशील देश थे, उसमें जो ये फील्ड है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मतलब फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत तेज़ी से फैल रही थी और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थी, फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रही थी, अच्छा सुरक्षित खाना लोगों को मिल रहा था और इसकी वजह से लोगों को नौकरी भी मिल रही थी, क्योंकि फूड इंडस्ट्री लगेंगी, जहाँ पे फूड बनाया जाएगा तो वहाँ पे वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होगी, तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ रहे थे इस इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ। तो इस तरह से हमारा जो पूरा डेवलपमेंट था, हमने देखा कि कैसे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में समय के साथ साथ विकास हुआ। नाउ लेट अस ब्रीफली एग्जामिन द नीड मैथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब हम देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों है और कौन कौन से मैथड हैं। तो फर्स्ट नीड है, फूड आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डेटोरिएशन। अब देखो, आपको पता है कि अब हमें देखो ये पढ़ना है कि फूड प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ी, क्यों इसका महत्व बढ़ रहा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत है फूड प्रोसेसिंग की। सिर्फ फूड प्रोसेसिंग की बात हम कर रहे हैं। तो फूड, देखो आपको पता है कि फूड ऐसा चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक हम नहीं रख सकते, उसमें फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं और वो हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए समय के साथ साथ, हो सकता है क्या वो ख़राब हो ही जाता है। सेकेंड है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन लीड टू फूड डिटोरिएशन और स्पॉइलेज, pest infestations by insects, inappropriate temperatures used for processing and or storage, excessive exposure of light, oxygen, moisture. अब देखो, फूड का जो खराबी है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस पे जीवाणुओं का हमला हो जाए, जो टेम्परेचर है जिस पे फूड रखा गया है वो उचित ना हो, नमी आ जाए, लाइट ना मिले अच्छे से, फूड को प्रकाश ना मिले, सूर्य की रोशनी ना मिले, और ऑक्सीजन या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, तो इसकी वजह से फूड क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। थर्ड है, फूड इज़ ऑल्सो कंटेमिनेटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल सच एज पेस्टिसाइड। फूड के खराब होने का कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो खाने में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, तो इनकी वजह से भी खाना खराब हो सकता है। और कुछ केमिकल्स होते हैं जो फसल में मिलाए जाते हैं, जैसे किसान क्या करता है, अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स मिला देता है, तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से भी खाना खराब हो जाता है, फूड में केमिकल्स आ जाते हैं और फूड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से फूड प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फोर्थ है, इन एडिशन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सर्टन constituents of food from plant and animal sources occur soon after harvesting and slaughtering, altering the food quality. इसके अलावा जब भी हम फूड को ले रहे होते हैं प्लांट से या एनिमल से, तो तुरंत जैसे ही हम फसल काटते हैं या जैसे ही हम स्लॉटरिंग करते हैं, यानी कि पशुवध करते हैं,
तुरंत कुछ फूड होते हैं कि तुरंत काटते ही वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे स्लॉटरिंग में हमेशा ऐसा होता है कि आप मांस को, मीट को ज़्यादा देर तक ऐसे ही खुला नहीं रख सकते, आपको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे अगर उसे नॉर्मल रखोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसी तरह कुछ हमारे प्लांट्स के भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम तुरंत पेड़ से तोड़ते हैं तो हमें उसको खा लेना चाहिए या तुरंत उसको यूज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे फूड को बचाने के लिए, लंबे समय तक ठीक रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। Therefore, food processing and preservation are required to preserve food in edible and safe form. तो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि फूड को हम खाने योग्य बना सकें, उसे सेफ रख सकें। ठीक है। उसके बाद है क्लासेस ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी के आधार पे फूड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पेरिशेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विकार्यता। ठीक है। तो देखो, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, पेरिशेबल फूड्स, सेमी पेरिशेबल फूड और नॉन पेरिशेबल फूड। देखो, जो हमारे पेरिशेबल फूड होते हैं वो क्या होते हैं, वो 1 या 2 दिन में क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, दही हो गया, फ़िश हो गया, मीट हो गया, इनको हम 1-2 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये पेरिशेबल फूड की कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है सेमी पेरिशेबल। ये क्या होते हैं, इनको हम 1-2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे अनियन, पोटैटोज़, इनको 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर हम चाहें कि इसको 1 साल तक हम प्याज को, आलू को रख लें तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इनको हम एक महीने तक मान सकते हो कि रख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेमी पेरिशेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद है नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल मतलब कि जो जल्दी ख़राब नहीं होते, जिनको हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, सालों तक रख सकते हैं। मतलब 1-2 साल तक हम आराम से उसको रख सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। जैसे हमारा चावल, दालें, तिलहन, ठीक है, सरसों, ये सब हो गया, इनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये नॉन पेरिशेबल होते हैं। ठीक है। मतलब जो जल्दी ख़राब ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, आपकी बुक से ही ये लिया है मैंने, तो आप इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद है मैथड्स, कि फूड प्रोसेसिंग की कैसे जाती है, कैसे हम फूड को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स इन फूड प्रोसेसिंग मैथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर। फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक मैथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ हीट। ऊष्मा का प्रयोग करें, उतनी ही करें जितनी की ज़रूरत हो। उसके बाद है रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर है उस फूड का, उसको हटा दिया जाए। इसकी वजह से भी वो लंबे समय तक फूड रखा जा सकता है। जैसे आप देखते हो, अचार बनाने से पहले जो भी हमारे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी को क्या करा जा सके, ख़त्म किया जा सके। अगर उनमें नमी रह जाएगी तो अचार खराब हो जाएगा, है ना। उसके बाद है लोअरिंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर स्टोरेज में किसी चीज़ को रखना है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू को कम करके भी हम फूड को प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपलब्धता को कंट्रोल करके, मतलब जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ ऑक्सीजन दी जाए, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ न दी जाए। तो इससे भी हम फूड को बचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया था कि क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रेफर प्रोटीन रिच फूड्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दीज आर नोन एज हाई रिस्क फूड। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटीन रिच फूड में बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट। तो इसी वजह से जो हमारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको हाई रिस्क फूड्स भी कहा जाता है। अब बैक्टीरिया ग्रो किस टेम्परेचर पे करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर रेंज इज नोन
एज द डेंजर जोन। मतलब 5 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इसी वजह से इस जोन को, मतलब इस 5 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले जोन को हम डेंजर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोसेस्ड फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एज फॉलो। तो हम प्रोसेस्ड फूड को क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनकी प्रोसेसिंग के टाइप के आधार पे कि उनको किस टाइप से प्रोसेस किया गया है। देखो, सबसे पहला है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, मतलब ऐसे फूड जिनको बहुत कम ही प्रोसेस किया जाता है, जिनमें बहुत कम बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इन फूड को क्या किया जाता है, इनको बस खाली काट के, छाट के, थोड़ा सा सफाई करके फ्रिज में रख दिया जाता है, तो इनको हम मिनिमली प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व्ड फूड क्या होते हैं, इनमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है फूड के अंदर, इनमें बस फूड को बचा के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। जैसे हो गया हमारा फ्रोज़न पीस, फ्रोज़न वेजिटेबल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है मैन्युफैक्चर्ड फूड। The original characteristics of the raw products are lost and some basis methods of preservation are used, often using various ingredients such as salt, sugar, oil, or even chemical preservatives. Examples are pickles, jam, papad, वड़ीज। देखो, मैन्युफैक्चर्ड फूड में क्या किया जाता है, जो हमारे रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा कच्चा उत्पाद होता है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट मिला दिए जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, तेल, और इनको मिला के इस रॉ प्रोडक्ट को एकदम बदल दिया जाता है, इसका रूप ही एकदम बदल जाता है। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड फूड। जैसे अचार, अचार में देखो, मान लो आपने आम से अचार बनाया, तो आम का जो होता है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। ठीक है, आम क्या हो गया, आपका रॉ प्रोडक्ट हो गया, आपने इसमें नमक मिला दिया, तेल मिला दिया, मसाले मिला दिए, और आपने इससे अलग से कोई दूसरा फूड बना लिया, आपने इसके रूप को एकदम से चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर जैम होता है, पापड़ होते हैं, वड़ीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी किस में आती हैं, मैन्युफैक्चर्ड फूड में। इसमें किसी रॉ प्रोडक्ट को एकदम से बदल दिया जाता है और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड फूड क्या होता है, these are products prepared by mixing and processing of individual ingredients to result in relatively shelf stable food products such as bread, biscuit, cakes, कुल्फी। देखो, फॉर्मुलेटेड फूड और मैन्युफैक्चर्ड फूड में कंफ्यूज मत होना। फॉर्मुलेटेड फूड में क्या किया जाता है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है और एक दूसरा फूड तैयार किया जाता है। इसका मेन मकसद यही होता है कि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, फूड को लंबे समय तक यूज़ करने लायक बनाया जा सके। ठीक है, और देखो, मैन्युफैक्चरिंग फूड में क्या होता है, एक ही रॉ मटेरियल होता है, एक ही रॉ प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर कुछ मसाले मिलाए जाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। लेकिन फॉर्मुलेटेड में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो हमारे रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर में एक ही रॉ प्रोडक्ट होता है, उसमें हमारे कुछ इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे तेल, चीनी, नमक। और फॉर्मुलेटेड में क्या होता है, 2 हमारे रॉ प्रोडक्ट होते हैं, 2 रॉ प्रोडक्ट होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनको आपस में मिला के फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है फूड डेरिवेटिव्स, यानी कि खाद्य व्युत्पन्न। इन इंडस्ट्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉ प्रोडक्ट्स थ्रू प्यूरिफिकेशन, oil from oil seed. In some cases, the derivatives or the component may be processed further, conversion of oil to vanaspati. The process is called hydrogenation. अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारे रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे कच्चे प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्योरीफाई किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है और उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे हमने ऑयल सीड से क्या बना लिया, ऑयल बना लिया।
ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा रॉ प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जब हमने इस ऑयल को भी और ज़्यादा प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग की ऑयल की, तो हमें क्या मिला, वनस्पति ऑयल मिला। तो ऑयल से वनस्पति ऑयल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो फूड डेरिवेटिव्स में क्या किया जाता है, एक फूड से पहले, मतलब पहले कच्चे माल से फूड तैयार किया जाता है, फिर उस तैयार फूड से भी एक फूड तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फूड डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर है फंक्शनल फूड। इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ऐसे फूड तैयार किए जाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे अच्छा असर डाले, जो ह्यूमन हेल्थ को लाभ प्रदान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ है मेडिकल फूड्स। These are used in dietary management of diseases, for example, low sodium salt, lactose free milk for persons with lactose intolerance. देखो, मेडिकल फूड क्या होता है, ये उस समय दिया जाता है जब पेशेंट को डाइट पे रखा जाता है। जब मान लो किसी पर्सन का कोई ऑपरेशन हुआ हो या किसी पर्सन को कोई बीमारी हो और डॉक्टर ने उसको बोला हो कि आपको लैक्टोज फ्री दूध पीना है, तो उस दूध के जो लैक्टोज होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल फूड। मतलब कि वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जो किसी स्पेशल बीमारी में होते हैं या जिनको डॉक्टर ने खाना सुझाया होता है कि देखो आपको ऐसा खाना खाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में करियर बनाना है तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला है फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सेफ्टी, क्वालिटी अश्योरेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिशन। आपके पास फूड साइंस की जानकारी होनी चाहिए, फूड केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, फूड की क्वालिटी को अश्योर करना आपको आना चाहिए, फूड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, और फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है एनालिसिस ऑफ रॉ एंड कुक्ड मैन्युफैक्चर्ड फूड फॉर कंपोजिशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी। आपको कच्चे या पकाए हुए दोनों फूड की गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण करना आना चाहिए। आपको क्वालिटी को पता करना आना चाहिए। अगर आपके पास रॉ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, उसके बाद है फूड इंग्रेडिएंट्स, देयर यूजेस इन फूड प्रिपरेशन एंड फूड प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। आपको फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और बड़े पैमाने पे जब फूड प्रोडक्शन होता है तो इन इंग्रेडिएंट को कैसे यूज़ किया जाता है आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। फोर्थ है सेंसरी इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। होता है ना, कभी कभी हम खाने को देख के, सूंघ के, टच करके बता देते हैं कि खाना खराब है या सही है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, सिस्टम कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कंज्यूमर परचेज पैटर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि फूड इंडस्ट्री कैसी है, आपको फूड इंडस्ट्री में भी काम करना आना चाहिए, फूड इंडस्ट्री का जो सिस्टम है उसको भी देखने आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फूड का वितरण कैसे होता है, फूड को कैसे जनता तक पहुंचाया जाता है, आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। उपभोक्ता क्या हैं, वो कैसे फूड को खरीदते हैं, उनकी पसंद नापसंद कैसे बदलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। आपको लेटेस्ट जैसे होते हैं ना कि कभी कभी कुछ फूड डिमांड में होते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सिक्स है फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपको खाने को पैक करना आना चाहिए, उस पर लेबल लगाना आना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ है एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको आईटी सेक्टर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप फूड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद है स्किल्स इन फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग। खाना बनाना आना चाहिए। नाइन्थ है एबिलिटी टू डिज़ाइन, एनालिसिस
फॉलो अ डिज़ाइन ब्रीफ एंड अडेप्ट रेसिपी। आपको किसी डिज़ाइन को बनाना आना चाहिए, उसका विश्लेषण करना आना चाहिए, उस डिज़ाइन को देखना, उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, और फिर उस डिज़ाइन को रेसिपी में चेंज करना भी आना चाहिए। मतलब अगर आपने कभी कोई नई रेसिपी देखी तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको बना भी पाओ। ठीक है। अब है क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने 10+2 किया है, आपने 12th कर लिया है, 12th पास आउट हो आप, उसके बाद आपने क्या किया, एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया। उसके बाद अगर आप 12th के बाद ये डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या कर सकते हो, खुद की एक कोई भी होटल वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। छोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इन स्मॉल स्केल यूनिट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, छोटे स्तर पे जो भी फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की यूनिट्स हैं, संस्थाएं हैं, उनमें आप काम कर सकते हो। केटरिंग सर्विसेज दे सकते हो, केटरर बन सकते हो। सेकंड है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री एंड रिसर्च क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, आपने रिसर्च क्वालिफिकेशन आपके पास है, मतलब आपने पीएचडी किया हुआ है या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, फूड इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हो। लार्जर स्केल्स पे, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी में आप जॉब पा सकते हो। साथ ही साथ आप रिसर्च भी कर सकते हो इस फील्ड में, और अपना खुद का कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो बड़े लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्कोप। अगर आपने ये सारी क्वालिफिकेशन है आपके अंदर, आपके अंदर सारी स्किल्स भी हैं, तो आपके पास क्या क्या स्कोप होंगे, आप इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन मैनेजर, आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो। सेकंड है मार्केटिंग एंड स्केल पर्सनल, आप विपणन और विक्रय अधिकारी भी बन सकते हो। सेंसरी इवैल्यूएशन, मतलब आप चीज़ों को देख के, सूंघ के, टच करके भी पता लगा सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो फूड का। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी अश्योरेंस, आप फूड की क्वालिटी को चेक कर सकते हो, क्वालिटी अश्योरेंस की फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे फूड की क्वालिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप फूड की फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फील्ड में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, आप किसी भी फूड प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कर सकते हो। उसके बाद है प्रोजेक्ट अप्रेजल, आप किसी भी फूड प्रोजेक्ट का मूल्यांकन भी कर सकते हो। इसके लिए भी देखो लोग रखे जाते हैं, ये भी एक तरह की जॉब है। ठीक है, इसमें आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट फूड इंडस्ट्रीज में भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद है टीचिंग एंड रिसर्च, आप इस फील्ड में भी आ सकते हो, या तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो या फिर रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप अ, अपना खुद का कोई व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और लोगों को उनका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प भी कर सकते हो। कंसल्टेंसी, देखो बहुत सारी फूड इंडस्ट्री जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पास कंसल्टेंट को भी रखती हैं जो उन्हें बताता है कि कैसे फूड को क्या करना है, कैसे मार्केट में उसको पहुंचाना है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास ये सारी जानकारी है तो आप किसी हॉस्पिटल में भी हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी लोगों को फूड के बारे में बता सकते हो कि कैसे फूड को खाना है, क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे भी परामर्श दे सकते हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल का हॉस्टल हो। ठीक है, उसके बाद है टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की टेक्निकल मार्केटिंग कर सकते हो। टेक्निकल मार्केटिंग मतलब कि आपने देखा होगा जो भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा ब्रीफ में समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।